इस आज के लेक्चर में जो हमारा पहला एमसीक्यू है जिसमें पूछा जा रहा है विच सबएटॉमिक पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, कौन से सबएटॉमिक पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी एमसीक्यूज हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इट्स अ न्यूट्रल। एंड लास्ट में ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो याद रखिए हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये रिजेंबलिंग होता है प्रोटॉन से। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, अगर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्या उसका ये मास नंबर कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, आइसोटोपिक नंबर कहलाता है, प्रिंसिपल नंबर कहलाता है? तो जैसे याद रखें जो प्रोटॉन होता है इसकी लोकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, और जब हम ओनली प्रोटॉन की बात करेंगे तो इट मीन्स हम एटम के एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट बनेगा, एटॉमिक नंबर। और इसको एक और नाम देते हैं, इसके नाम से हम इसको कहते हैं प्रोटॉन नंबर। ओके, ये दोनों सिमिलर हैं। क्लियर हो गया ये एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। इन बोहर्स मॉडल, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है बोहर्स और उसने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको नाम दिया बोहर्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन, वो किस स्टेट में होते हैं? क्या वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, रैंडम पाथ रखते हैं, फिक्स ऑर्बिटल्स रखते हैं, इरेगुलर पाथ रखते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें जब भी बोहर्स मॉडल की बात की जाएगी तो बोहर्स मॉडल का पहला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनका जो पाथ होता है, ऑर्बिटल्स होता है, वो दरअसल फिक्स्ड होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो फिक्स्ड ऑर्बिटल्स रहता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 4 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं होगी? इट हैज अ मास, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये सबएटॉमिक पार्टिकल भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता लेकिन वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एमसीक्यू हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा वो करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। इसमें पूछ रहा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है ये किसको डिटरमाइन करता है? तो ये तो हमने केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में बात कर ली है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है ये दरअसल साइज ऑफ ऑर्बिटल्स को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का वैल्यू ज्यादा होता है उतना न्यूक्लियस और एटम का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है, ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m रिलेटेड टू, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है ये किससे रिलेटेड होता है? साइज से रिलेटेड होता है। ये तो हमने अभी बात की कि इसके लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, शेप। तो दरअसल जो शेप से रिलेटेड होता है वो दरअसल अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है और अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी स्पिन क्वांटम नंबर्स को एक्सप्रेस करता है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों याद रखें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ज्यादातर एनर्जी से रिलेटेड होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accumulated in p ऑर्बिटल्स? p ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स स्टोर होते हैं, accumulate होते हैं? तो हमने 4 सब ऑर्बिटल्स पढ़े हुए हैं
जिसमें पहला था s ऑर्बिटल, उसके सेकंड में आ रहा था p ऑर्बिटल, एंड इस तरीके से d ऑर्बिटल, एंड लास्ट में आ रहा था हमारा f ऑर्बिटल। ये भी हमने पहले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड p ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एंड f ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है इन एसआई यूनिट में जो आर का वैल्यू होता है वो कितना होता है। मस्ट इसका जो यूनिट होगा वो एसआई में होना चाहिए, क्योंकि आर के और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं इसलिए। ऑप्शन ए में कह रहा है 8.3413 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन बी की बात करें 8.3143 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, एंड सी की बात करें 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन डी में कह रहा है कि कोई कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो देखो एसआई यूनिट में जो वैल्यू का जो आर का वैल्यू होता है वो दरअसल होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट 8.3143 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। याद रखिए इसे, ये भी पास एमसीक्यूज में पूछा गया है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है द अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के लिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या है। तो देखो 4 ऑर्बिटल्स हैं, सब पिछले हमने बात की पहले स्लाइड में कि 4 हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो देखो डी ऑर्बिटल की बात की जा रही है यहाँ पर, अजीमुथल क्वांटम में कितना होता है। याद रखें अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लेस होता है 1, मतलब जितना वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा उसमें से 1 कम होगा। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के इक्वल है तो ये अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 के इक्वल होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के इक्वल है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा 1। तो इस तरीके से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा 2, एंड इस तरीके से 4 वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 3 वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर डी की बात करते हैं तो पहले पे आता है एस, उसके बाद आता है पी, एंड थर्ड पे आता है डी ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, तो इसका ऑप्शन होगा 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया एमसीक्यूज। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये भी पास एमसीक्यू में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4.18 जूल के इक्वल होता है 1 कैलोरी। 11 एमसीक्यूज की बात करते हैं। हुन्स रूल डील्स विद, हुन्स रूल किसको डील करता है, एनर्जी लेवल को, स्पिन पेयरिंग को, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को, न्यूक्लियर चार्ज को। तो डियर स्टूडेंट्स जो हुन्स रूल होता है ये फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को डील करता है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं, हमने ऊपर बात की थी ये जो हुन्स रूल होता है ये रिलेटेड होता है फिलिंग ऑर्बिटल्स से। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फुल होते हैं डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स में, वो किस तरीके से उसका मतलब किस अकॉर्डिंग में ये फुल होते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, विद मिनिमम एनर्जी, बाय पेयरिंग फर्स्ट, रैंडमली। तो देखो पहले वो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जिनकी जो एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विद मिनिमम एनर्जी। उसके बाद जो हाई एनर्जी वाला होगा उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के मुताबिक करेक्ट है।
एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं। इन द टू पीस सबशेल हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। हुंस रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये हमने यहाँ पर बात की कि जिसकी एनर्जी बहुत कम होगी पहले वो फिल होगा, उसके बाद अदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो यहाँ पर टू पीस सब शेल की बात की जा रही है, ये कैसे फिल होगा? क्या ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप इमीडिएटली, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे यकदम रैपिडली। हाफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट, क्या हाफ ऑर्बिटल्स सिंगली फर्स्ट फिल्ड होंगे? एनर्जी लेवल्स आर स्किप्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टर्ब अनइवनली। तो देखो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, हाफ ऑर्बिटल्स फर्स्ट फिल्ड होंगे सिंगली, उसके बाद अलग अदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 14। द शेप ऑफ मीथेन, मीथेन की शेप किस तरीके से होती है? लीनियर में होता है मीथेन का शेप, ट्रायंगुलर प्लेनर में होता है, टेट्राहेड्रल में होता है, बेंट होता है। तो मीथेन की शेप कुछ टेट्राहाइड्रल बनता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि सी के साथ मीन्स कार्बन के साथ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो उसका जो शेप बनता है वो टेट्राहाइड्रल में फॉर्म में बनता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं। द बॉन्ड एंगल इन वाटर, वाटर में बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है? 90 डिग्री, 104.5 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो दरअसल होता है 104.5 डिग्री। ओके। एमसीक्यू नंबर 16। द शेप ऑफ अमोनिया, अमोनिया का शेप किस तरीके से बनता है? स्टूडेंट्स ये भी पास्ट एमसीक्यूज है और पास्ट टेस्ट में ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, तो इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। ऑप्शन ए में कह रहा है ट्रायंगुलर प्लेनर, पिरामिडल, लीनियर, ऑक्टाहाइड्रल। तो अमोनिया की जो शेप बनता है वो दरअसल पिरामिडल बनता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 17 की बात करते हैं। What is the shape of a molecule with two bonding pairs and two lone pairs? एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में दो बॉन्डिंग एंड पेयर्स हैं और दो उसमें लोन पेयर्स होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की क्या शेप बनता है? क्या वो मॉलिक्यूल लीनियर फॉर्म में बन जाएगा, क्या वो मॉलिक्यूल बेंट हो जाएगा, क्या वो मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल फॉर्म में चला जाएगा, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर में चला जाएगा? तो देखो बॉन्डिंग पेयर हम उसको कहते हैं जो बॉन्ड में टेक पार्ट करता है, और लोन पेयर हम ऐसे पेयर को कहते हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों की वजह से जो मॉलिक्यूल की शेप है वो दरअसल लीनियर में चला जाती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीनियर। इसका जो एग्जांपल होता है वो दरअसल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखें। सो कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप होता है वो दरअसल इस तरीके से स्ट्रेट में बनता है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन आता है ये बीच में सेंटर पार्ट में आ जाता है, और जो ऑक्सीजन है ये इसके साइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो बॉन्डिंग और दो लोन पेयर होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप है वो दरअसल लीनियर स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। द फार्मूला टू कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों याद रखें, डेंसिटी को हम रो से डिनोटेट करवाते हैं, और डेंसिटी की जो सिंबल है ये कुछ पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, दरअसल पी नहीं है, ये पी लाइक स्ट्रक्चर रो कहलाते हैं, और ये इक्वल होता है दरअसल मास पर वॉल्यूम पे, तो हम इसको कहते हैं डेंसिटी। ओके, जब हम मास को डिवाइड कराते हैं वॉल्यूम से तो हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी को। तो ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है मास पर वॉल्यूम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया ये एमसीक्यूज? ओके, एमसीक्यूज नंबर 19 की बात करते हैं। द आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस की क्या इक्वेशन होता है? तो ये तो सबको पता है, बहुत इजी एमसीक्यूज है,
तो इस पर यहाँ पर इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है पीवी इक्वल होता है nRT के। ओके, जो आर जो है यहाँ पर यूनिवर्सल गैस है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, वी वॉल्यूम है, एन पी यहाँ पर प्रेशर है। क्लियर हो गया। एमसीक्यू नंबर 20, नंबर ऑफ मोल्स इज कैलकुलेटेड बाय, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर बनता है जब हम मास को डिवाइड कराते हैं मोलर मास से, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ये फार्मूला है, ये भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। 21 एमसीक्यूज की बात करते हैं। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP means standard temperature pressure is, STP पर मोलर मास का वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर, या फिर यहाँ पर डीएम क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि डीएम क्यूब जो होता है वो दरअसल इसका यूनिट होता है। ठीक है, पता नहीं इस सिस्टम को क्या। फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो इस एमसीक्यूज का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम क्या बनता है? सॉरी, जो वॉल्यूम होता है गैस का, ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के साथ, मास के साथ, प्रेशर के साथ, या फिर मोलर मास के साथ। जब भी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, जो वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाता है। दिस इज चार्ल्स लॉ, हम इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। क्लियर हो गया एमसीक्यूज? ओके, विच गैस लॉ स्टेट दैट जो प्रेशर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर? तो हम इसको कहते हैं दिस इज अ बॉयल्स लॉ, दिस इज अ इजीएस्ट एमसीक्यूज। ओके, चार्ल्स लॉ को हमने यहाँ पर देखा, और एवागेड्रोस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल से, एंड डाल्टन ये भी, इसने भी एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया अबाउट गैसेस। एमसीक्यू नंबर 24, द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज इन गैस लॉस, गैस लॉ में प्रेशर का कौन सा यूनिट यूज करवाते हैं? जूल, पास्कल, न्यूटन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर हो गए सारे एमसीक्यूज? चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 25, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर क्या अफेक्ट होता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, टेम्परेचर के लिए जो टेम्परेचर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी से। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करवाते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है ये दरअसल इंक्रीज हो जाता है। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है इन दोनों का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल गैस इंक्रीज हो जाती है। ओके, एमसीक्यू नंबर 26, a solid with regular and repeating pattern of atoms is called, सॉलिड्स होते हैं, बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वो रेगुलर पैटर्न एंड रिपीटिंग पैटर्न रखते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? तो देखो याद रखें, ऑप्शन ए में कह रहा है अमॉर्फस सॉलिड, ऑप्शन बी में कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन सी में कह रहा है लिक्विड, ऑप्शन डी में कह रहा है गैस। तो इन सी एंड डी को तो कैंसिल आउट करते हैं, ए एंड बी में से चूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके पास अपना पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो रिपीटिंग पैटर्न नहीं रखते। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए का मतलब होता है नॉट, अमॉर्फस का मतलब होता है शेप। ओके, ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिन्हें पर्टिकुलर शेप नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 27 की बात करते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अमॉर्फस सॉलिड होता है। डायमंड, डायमंड को पर्टिकुलर शेप होता है। ओके, इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वार्ट्ज, ये भी एक सब्सटेंस है। ग्लास एंड NaCl। तो याद रखें अमॉर्फस का जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी। जो गिलास होता है ऐसे कोई भी पर्टिकुलर शेप
नहीं होता, एंड NaCl इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, एंड ये भी क्वार्ट्ज जो है ये भी सॉलिड होता है, ये जो है भी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन मेटालिक सॉलिड्स द बॉन्डिंग, मेटालिक सॉलिड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेटालिक बॉन्ड। एमसीक्यूज नंबर 29 की बात करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करती है? सॉरी, ऑप्शन ए में कह रहा है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी में कह रहा है इरेगुलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी सॉफ्टन, ऑप्शन डी नो फिक्सचर। तो क्रिस्टलाइन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनके पास डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। 30 एमसीक्यूज की बात करते हैं। विच क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल साइड्स इक्वल, कौन से क्रिस्टल को कौन से क्रिस्टल की जो साइड्स होते हैं वो एंगल्स में एंड साइड्स में 90 डिग्री के इक्वल होते हैं? ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक। तो क्रिस्टल जिसकी साइड्स इक्वल एंड उसकी एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है वो है ऑप्शन सी, क्यूबिक के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, चाहे वो अल्फा, बीटा, गामा, क्यू नॉट। एमसीक्यू नंबर 31 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप, कौन से ऑर्बिटल्स को डम्बल शेप होता है? इनमें से हमें चूज करना है। एस का मतलब होता है स्फेरिकल, और पी का मतलब होता है डम्बल शेप, एंड डी का मतलब होता है सॉसेज, एंड एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पी ऑर्बिटल्स को हम डम्बल शेप भी कहते हैं। करेक्ट हो गया एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यू नंबर 32 की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है इन वन डायरेक्शन में, बट नो थ्रू द अदर डायरेक्शन, और अगर इसके डायरेक्शन को हम चेंज करवाते हैं तो ग्रेफाइट जो है वो अपने आप में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं करवाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं, एनिसोट्रोपी कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो याद रखें, जब भी हम ग्रेफाइट का डायरेक्शन चेंज करवाते हैं तो उनमें से करंट पास नहीं होता, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनिसोट्रोपी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका जो केमिस्ट्री एमसीक्यूज हैं ये अच्छे तरीके से क्लियर हो पा रहे होंगे। अदरवाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका हमें एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अपने लेक्चर को मॉडिफाई करें। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 33 है। इसमें कह रहा है इन ऑर्बिटल कैन हैव an orbital can have maximum how many electrons, जो ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम अपने आप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है, प्लेस्ड करता है? 1 2 3 4। तो याद रखें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिममली फिल करता है। MCQ number 34. What is the standard electrode potential of the hydrogen electrode? हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कितना होता है, उसका वैल्यू क्या है? तो याद रखें, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू है वो होता है 0.0 वोल्ट। ये पास्ट MCQ में पूछा गया, इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। MCQ नंबर 35. Which type of solid is diamond? डायमंड कौन सा सॉलिड होता है? आयनिक सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है, कोवेलेंट होता है, मॉलिक्यूलर होता है? याद रखें, जो डायमंड होता है ये कोवेलेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर शेप? कौन से मॉलिक्यूल को लीनियर शेप होता है? ये हमने पहली स्लाइड में बात की
कि कार्बन डाइऑक्साइड को लीनियर शेप रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसके पास दो बॉन्डिंग पेयर होते हैं एंड दो लोन पेयर होते हैं। ओके, अमोनिया को पिरामिडल होता है, वाटर ट्रायंगुलर बनता है, अमोनिया टेट्राहेड्रल बनता है। ओके, एमसीक्यू नंबर एसएन प्लीज 37। Which of the following gas will diffuse fastest? इनमें से बताना है कि कौन सी गैस डिफ्यूज करती है लेकिन फास्टेस्ट। ये सारे गैस में याद रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन फास्टेस्ट डिफ्यूज गैस होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो ज्यादा हाईली होता है। ओके, MCQ number 38. How many unpaired electrons are there in nitrogen atom? नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर ये तो सिस्टम में कुछ मिस्टेक हो गया है, ये सही तरीके से काम नहीं करा। फिर इसके अंदर दो जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 39 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड इज फॉल्स? सॉलिड के लिए क्या फॉल्स है, रॉन्ग है? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जी हाँ, ये तो करेक्ट है। सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे कैन फ्लो इजीली। वॉल्यूम कभी भी इजीली फ्लो नहीं कर पाते। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे हैव फिक्स शेप। जी हाँ, सॉलिड्स को फिक्स शेप होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस लेक्चर, आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 40। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में कितने होते हैं? तो इसके लिए याद रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल में। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमने केमिस्ट्री के 40 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। तो जैसे कि आपको पता है एसटीएस में बाकी 3 दिन बाकी रह चुके हैं क्योंकि संडे का टेस्ट है। तो हम मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करवा सकूं एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मुझे इजाज़त दें और आप अपना ख्याल रखें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच।